आपका, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पब्लिक को युद्ध की आग से किस तरह बचाए रखना है, इसकी कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में ग्लोबल चैलेंज के बीच भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चर्चा हुई। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने डिटेल में बात की। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों ने वेस्ट एशिया में तनाव का भारत और दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी डिटेल दी। कल ही मोदी ने यह मैसेज दिया था कि इस वैश्विक संकट के बीच भारत ने खुद को संभाल कर रखा है। दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग तरीके की बहस है। एक तरफ सरकार कह रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वैश्विक संकट की कम से कम मार हमारे देश पर पड़े। तो विपक्ष ये कह रहा है, खासकर राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि आर्थिक तूफान आ चुका है, इमरजेंसी लगने वाली है, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं। इन सबके बीच ये जो तस्वीरें समीर जी आई हैं, कितनी तैयार हमारी सरकार नजर आती है इस आर्थिक संकट या जो वैश्विक संकट है उससे निपटने में? देखिए, मुझे लगता है कि संकट हो या न हो, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से देश को भविष्य के लिए तैयार करते हो, 2047 के विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हो, ठीक है कि ये जिस तरीके से एक संकट आया है, ऐसा ही संकट एक कोरोना काल के समय आया था। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से देश उससे उभरा, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने दी। और अब जब इस तरीके का वैश्विक संकट आया हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम मौक़ों पर इस बात का जिक्र किया कि यह संकट है, इससे 140 करोड़ लोग मिलकर लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपील की थी कि भाई 1 साल आप विदेश जुड़ा ना करें, आप अभी 1 साल सोना ना खरीदें और तमाम पेट्रोल डीजल का आप कम इस्तेमाल करें, प्रधानमंत्री मोदी का असर रहा कि लोगों ने उस दिशा में ध्यान दिया है। तमाम तरह के अवरोधों के बाद भी, वैश्विक संकट के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से घरेलू मोर्चे पे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की आम जनता को उसको सफर ना करना पड़े। आप देखिए, दुनिया में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, हमारे देश में भी दाम बढ़े, लेकिन उसका अगर परसेंटेज देखेंगे तो बहुत आवश्यक होने पर उसके दाम बढ़ाए गए। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार इकोनॉमिक स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारत में कोई बड़ी आर्थिक मंदी ना आए। और आज मुझे लगता है कि एक वो आई है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ को लेकर एक रिपोर्ट आई है कि 7.5% के करीब रहने की रहा है, 7.7 रहा है और 6.6 रहने की संभावना। 7 इसके बाद भी 7.7 रहा और 6.5 भी रहने की किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने इकोनॉमिक एडवाइजर टीम के साथ बैठक की, तो प्रधानमंत्री मोदी सुनिश्चित करना चाहते होंगे कि आने वाले समय में कोई और बड़ा संकट है, उसके पहले सरकार अपने उसके जो जरूरी कदम है वो उठा ले। और मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से तमाम मोर्चों पर कदम उठा रहे हैं, जिस तरीके से वित्त मंत्रालय, आरबीआई जिस तरीके से कदम उठा रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले संकट का पहले ही अनुमान सरकार ने लगा लिया है और उससे लड़ने की प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, एक तरफ आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में इस वक्त सियासी जो भूचाल है वो देखने को मिल रहा है। मसला क्या है? लालू फैमिली की सुरक्षा का। लालू फैमिली की सुरक्षा में कटौती को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने अपनी पूरी सिक्योरिटी को वापस कर दिया है। लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई थी, जिसे हटाकर अब अलग सिक्योरिटी दी गई है। लालू यादव के पास अब बास के 2 से 8 हाउस गार्ड, 2 बॉडीगार्ड वर्दीधारी रहेंगे। साथ ही HQRT, पायलट और बुलेट प्रूफ कार दी गई है। तो राबड़ी देवी के पास इसी तरीके से 2 से 8 हाउस गार्ड, सादे लिबास में 3 महिला बॉडीगार्ड और 3 वर्दीधारी बॉडीगार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा HQRT, पायलट और बुलेट प्रूफ कार भी दी गई है। वहीं तेजस्वी यादव से Y+ सिक्योरिटी की जगह 1 से 4 हाउस गार्ड, 6 बॉडीगार्ड, जिसमें से 3 सादे लिबास में रहेंगे और 1 से 4 स्क्वाड पार्टी दी गई है। जबकि तेज प्रताप यादव से सुरक्षा छीनकर उन्हें अब सिर्फ 1 बॉडीगार्ड दिया गया है। इससे लेकर ही लालू परिवार नाराज है। आरजेडी हमलावर है और सरकार पर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। वहीं जेडीयू भी लालू फैमिली से सवाल कर रही है। आरजेडी और जेडीयू दोनों का पक्ष आपको सुनवाते हैं। बार बार अपमानित करोगे, कैसी समीक्षा सुरक्षा की बताओ। लालू जी मास लीडर हैं देश के,
इसको कोई नकारेगा क्या? दो दो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी। आप व्यापक कटौती करके आप बदले की राजनीति करना चाहते हो, घृणित कलुषित राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। ले जाइए, 16 एकड़ में है, सारे सुरक्षा को वापस कर दिया गया है, ले जाइए। लेकिन एक खरोच आई तो जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा। किन लोगों ने सुरक्षा वापस की है? सब लोगों ने वापस कर दिया। हम दो नाम बताए ना, नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कर दिया, और लोग कर देंगे। आप ले जाइए, बिहार की कानून व्यवस्था ऐसे भी गिरी हुई है, ध्वस्त है, लगा लीजिए सब सुरक्षा आपने। सुरक्षा, बंगला, संपत्ति, उम्र के चौथे पड़ाव पर मुझे लगता है ऐसा कि माया का अर्थ समझ में आ गया। तो हमारी उम्मीद है बंगला भी खाली कर दीजिए, जो संपत्ति मिली है नौकरी के नाम पर, अपने परिजनों को भी नहीं बख्शा है, उस संपत्ति को भी लौटा दीजिए। साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं, बुलेट प्रूफ कार से लेकर के जो कैबिनेट मंत्री का समान दर्जा है, अगर वो सारी प्रदत्त सुविधाएं लौटाने की इच्छा है, वो भी लौटा सकते हैं। तो आज देखिए, पुलिसकर्मी जो हैं, जो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, वो आवास के अंदर नहीं जा पाए, बाहर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी है। इसके साथ ही साथ आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, वो हाथों में लाठियां लेकर सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए नजर आ रहे थे। वो गेट पर खड़े हुए थे और सुरक्षा दे रहे थे अपने नेता को। लेकिन जो बात आरजेडी के नेता शक्ति यादव कह रहे थे विजय जी, की बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्या इसमें कोई बदले की भावना दिखती है? मैं इससे उलट जाता हूँ। आपको यदि याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, वो खुद प्रधानमंत्री थे, तब ये तय किया गया, मैं एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ, कि जो प्राइम मिनिस्टर फैमिली और प्राइम मिनिस्टर को एक 10 साल का समय उन्होंने निर्धारित किया कि उस समय तक के लिए उनको सुरक्षा और सुविधाएं दी जाएंगी। ये खुद प्रधानमंत्री थे, उसके बाद ये हुआ और उसको उन्होंने भी माना। ठीक है, तो क्यों नहीं ऐसा एक नियम बना दिया जाए कि भाई मुख्यमंत्रियों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था रहे, मंत्रियों के लिए या उनके परिवार के लोगों के लिए भी वो व्यवस्था रहे, और उसको मानना चाहिए। ये जो बात है कि नहीं हम लौटा देंगे, नहीं लौटाएंगे, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा रहे। यदि सुरक्षा में कमी होगी, बाद में देखा जाएगा, तो बदलना होगा तो बदल भी जाएगा। लेकिन ये जो हटाने का कहना कि नहीं हम हटा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको तकलीफ उसके ईगो से है, सुरक्षा से नहीं है। समझ रहे हैं? जो बात होती है कि बस सुरक्षा का एक ईगो होता है ना, क्योंकि एक पूरा लवाजमा वहाँ पर है, बड़ी गाड़ी है और बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह, तो वो उनको मिल ही रही है। और फिर भी मैं समझता हूँ कि यदि सरकार को लगेगा कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि वो तो रिवाइज होती रहती है सुरक्षा का, मैंने देखा है कि ये परमानेंट नहीं होता है, ये हर 6-6 महीने में रिवाइज होती है, और देश में भी होती रहती है। दिल्ली में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे नेताओं की कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा भी हो जाती है। तो इस सब पर करना चाहिए, और इसको ईगो इश्यू बनाने की बजाय या पॉलिटिकल लीडर्स का जो अपना एक ये सिंबल बनाना, पावर सिंबल के तौर पे इसको लेना। और लालू जी तो अपने आप को जनता का नेता मानते हैं, राबड़ी जी भी अपना जनता नेता मानते हैं। वैसे तो आजकल वो निकलते नहीं है बाहर, निकले तो फिर कौन जनता, कोई उनको उनके खिलाफ मुझे तो कोई नहीं लग रहा कि माहौल है देश में। सिंगापुर गए हुए अभी तो सिंगापुर नहीं, मतलब वैसे कह रहा हूँ कि सिंगापुर तो वो बहुत गुलाब बेटी के साथ इलाज वो है, लेकिन ये इसको एक सिंबल के तौर पे, पावर सिंबल के तौर पे देखते हैं, वो बड़ी परेशानी है। दिक्कत वही स्टेटस सिंबल जिसे आप कहते अभी हैं। जिस तरीके से शक्ति यादव बोल रहे थे, उनके बोलने का तरीका, उनकी हनक, उनका ईगो साफ तौर पर झलक रहा था ना। स्टेटस सिंबल की बात। हाँ, देखिए, एक लाइन की बात है, गंभीरता से देश को इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, इनकी कितनी सुरक्षा जरूरी है, नंबर 1, और वो सुरक्षा पूर्ण होने के बाद कितनी जरूरी रह जाती है, नंबर 2। और ये तो पक्के तौर पर होना चाहिए कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आवास नहीं दिया जाना चाहिए। इसको खत्म कीजिए। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का जो रेफरेंस हाँ, है, जो रेफरेंस भी याद देना रखना चाहिए। आवास के साथ ही सिक्योरिटी, बंगला, फिर कितने सिपाही, और जरा उनका सोचिए, जो इंस्पेक्टर, डीसीपी, एसीपी, सिपाही, वो खड़ा हो जाता है, और इनके यहाँ आने वाला जो, जिसको कहें कि किसी लायक जो नहीं है, वो भी जो आता है, वो अकड़ के साथ एकदम वो उस जो अपनी ड्यूटी कर रहा है उस पुलिस के अधिकारी से बातचीत करता है। बिल्कुल ये तय करके सबकी सुरक्षा समाप्त की जानी चाहिए। किसी को थ्रेट है तो उसको सुरक्षा दीजिए, और अगर इतना थ्रेट वाला काम कर रहे हो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के तौर पर, तो आप लोकतंत्र में जिम्मेदारी होते हैं, उनकी सुरक्षा तो होनी ही चाहिए अच्छे से। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपकी सुरक्षा को खतरा है,
तो भाई फिर अपना इंतजाम खुद करो। इसका मतलब कुछ गलत काम कर रहे हो जितना खतरा रहता है। ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। कहते हैं रिव्यू होगा तो उसमें उनकी सुरक्षा वो बढ़ेगी। है ही नहीं, सिक्योरिटी का नहीं है ना, ये मुझे लगता है स्टेटस सिंबल का नहीं, मैं मसला है इसीलिए ये कहूं, तो। स्टेटस सिंबल क्यों होना चाहिए? हाँ, तो वही क्या कह रहा उस हूं। पुलिस वाले का, उस सामान्य व्यक्ति का कोई स्टेटस नहीं है? ये देखिए ना, आज पुलिस उसका वाले कोई बाहर अधिकार खड़े नहीं हैं। है। आज उस तरह से खड़े हुए वो लोग। और इसमें बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये देश में लोगों को लगातार इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये जो नेताओं के साथ काफिला चलता है, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि अभी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से पीएम ने कहा, फिर कई लोग करते दिख रहे हैं। अरे भाई परमानेंट करो ना, क्यों 2 गाड़ी से ज्यादा का दो काफिला गाड़ी किसी से चल मंत्री का होना सकते चाहिए? हैं, जब 2 गाड़ी से चल सकते हैं तो फिर उसी में किसी भी मंत्री के साथ तीसरी गाड़ी होनी क्यों चाहिए? पहले ये बताइए। मंत्री जिस गाड़ी में है वो रहेंगे, उनका सचिव हो एक गाड़ी और रहेगी, पुलिस वाली रहेगी। जब सड़क से निकलेंगे तो अच्छा लगता है ना, काफिला निकल रहा है, यही यही तो आदत अच्छा, है नेताओं की। यही अच्छा लगने की प्रवृत्ति वही तो है, वही इस वही देश आदत में। है। और जो कई बार हम लोग कहते हैं कि जनता कैसे नाराज होती है, वो इसी तो से जनता नाराज होती है। नाराज इन्हीं सब वजहों से होती है। और हर्षी, उसको जब दिखता है तो बुरा लगता है। मोदी जी ने लाल बत्ती कल्चर इसलिए खत्म किया कि लाल बत्ती का जो गर्व था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना कि भाई लाल बत्ती का जो कल्चर है वो खत्म करो। लेकिन समीर जी, आपने याद दिलाया तो मैं कहूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से ऐसे लाल फीताशाही वाले जो कल्चर्स थे वो खत्म किए, लेकिन खुद को उनको रिव्यू करना चाहिए। लाल बत्ती खत्म कर दी और 20 गाड़ी का काफिला दौड़ रहा है तो लाल बत्ती ही तो हो गई। बिल्कुल, हाँ, बत्ती हटी भाई लाल बत्ती हट गई, लेकिन मंत्री जी का 20 गाड़ी का काफिला, आप सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी छोड़िए, कोई भी नेता वो 10 गाड़ी लेके चल रहा है, कहते हैं एक तरह की नंबर प्लेट लगाएंगे और एक साथ दौड़ाएंगे। तो ये मतलब लालू राबड़ी जी के बहाने हम लोग दरअसल इस देश के वो जो राजा वाली जो भूमिका हो जाती है कि हम तो राजा हैं, हमें जनता ने चुन लिया या नहीं भी चुना तो हम राजा हैं, उस प्रवृत्ति से कैसे निकाला जाए? क्योंकि डेमोक्रेसी तो तभी आएगी असली। गाड़ी की लाल बत्ती गई, सड़क की लाल बत्ती भी नहीं रहती है उनके लिए। हाँ, नहीं रहती है। थर्ड परसेप्शन से तय होनी चाहिए, ऐसा लगता चाहे है आप कि उनकी रूलिंग में है लेट या होने में अपोजिशन में है। दूसरी बात अब शक्ति यादव जो कह रहे थे, उन्होंने एक तरह से जिम्मेदारी किस पे धमकी दी कि जन आक्रोश को आप जेले खरोच भी आ गए। भाई आपको सिक्योरिटी दी गई है, वो कम है मान लिया आपके हिसाब से, लेकिन आप उसको लेने से इनकार कर रहे हैं। उस सिचुएशन में अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी कि आप थ्रेट परसेप्शन के मद्देनजर आपको सिक्योरिटी दी जा रही है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, नेता अपने अपने तरीके से सियासत करते हैं। एक मुद्दा और है उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर सियासत की वजह बना हुआ है। एनकाउंटर किसी का भी हो, सवाल जरूर खड़े होते हैं। गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर अब सियासत तेज हो गई है। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। संजय निषाद ने कहा कि परिवार के सामने कमलेश बिंद के साथ मारपीट की गई और फिर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने तो जांच की मांग की, तो परिवार ने जांच की मांग की है तो उन पर रासुका लगा दिया जा रहा है। यह अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजय निषाद ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। मंत्री जी, आपने कुछ नाराजगी भी जाहिर की है, कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। क्या है वो सवाल जिसकी वजह से सरकार के ही मंत्री एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, नेचर ऑफ एनकाउंटर, इससे पहले सारे एनकाउंटर में दुर्दांत अपराधियों में साथ रहा, लेकिन नेचर ऑफ एनकाउंटर, जब हमारे एक गरीब परिवार कह रहा कि हम प्रधानी के चुनाव में हमारा नाम आ रहा है और हमें गलत फंसाया जा रहा, और उसके पति को पकड़ के ले गया और उसके बाद पिटाई हुई और उसकी पत्नी करेगी लेके मार दिया, तो एनकाउंटर मतलब रक्षा में गोली चलाना हुआ ना। अब रक्षा में थोड़ी गोली चलाना हुआ, तो अब रक्षा में लेके अगर आप करते हो तो इसका मतलब दोषी हो। अगर मेरे समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच होना चाहिए तो आप रासुका लगा रहे हो, इसके मतलब समाज को नाराज कर रहे हो, समाज के अन्याय हो रहा है। तो हम सारे पर समाज ने भरोसा किया है। मैं वकील हूँ। त्रेता में भगवान राम को निषाद राज को राम ने इसीलिए गले लगाया था कि रावण खत्म हो, दुख देने वाले। इस युग में मोदी योगी ने इसीलिए लगाया कि जो दुख देने वाले खत्म हो। तो इस तरीके से नेचर, दुर्दांत अपराधी का नेचर अलग होता है, सामान्य अपराधी होता है। मैंने कल एसपी से पूछा तो भाई कितना बड़ा अपराध था, तो उन्होंने कितने आपके केस दर्ज हो, उन्होंने कहा कि एक अपहरण का है और एक जो है 307 का है। हमने कहा भाई ये तो प्रधानी का चुनाव का है, ये कोई दुर्दांत अपराध तो नहीं, मेन अभियुक्त आपका घूम रहा मुख्य आरोपी, ये बहुत गलत है। तो उनका रासुका क्यों लगा रहे हैं? कहा नहीं हमने ऐसे बयान दे दिया। हमने कहा दहशत पैदा करने के लिए। तो ये दहशत पैदा करना, वहीं विश्वकर्मा परिवार के केस में सपा भी आंदोलन कर रही थी, लेकिन एक भी बार नहीं रासुका लगाने की बात की गई, तो ये गलत है। देखिए, विपक्ष या अखिलेश यादव सवाल उठाते थे तो समझ में आता है, सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करता है विपक्ष, लेकिन संजय निषाद जब ये करते हैं तो ये कोरी वोट बैंक की राजनीति है। अपने समाज को अपने साथ रखना चाहते हैं संजय निषाद, और इसीलिए ये बयान दे रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ कह रहे हैं कि ये गलत एनकाउंटर हुआ है और जब परिवार जांच की मांग कर रहा है तो जांच होनी चाहिए।
अब सरकार में है संजय निषाद, तो बोले सरकार में जाकर दबाव बनाए हर्षवर्धन जी और कहें कि भाई करवाइए जांच, हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है। मुझे लगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इतने नाराज जितना दिख रहे थे सरकार से। इससे पहले भी नाराज हुए थे वो। नहीं, मुझे लगता है देखिए इस तरह से अगर किसी की भी इस तरह की नाराजगी है तो उसको सचमुच सरकार से तो त्यागपत्र पहले दे देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी नाराजगी कम से कम ठीक लगेगा कि हाँ जायज है। दूसरा, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार है वो गलत तरीके से काम कर रही है? यही मतलब। तो फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फेथ होता है, आप तो उसको भी एक तरह से वायलेट कर रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ क्या है कि चुनाव एकदम नजदीक आ गया है, 6 महीने का मसला है कुल, आधा ये साल बीत गया, आधा बचा हुआ है, अगले साल चुनाव ही है। तो ये सारा मसला ये है कि एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना, यानी अपने उस जाति सामाजिक समूह को। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो उनका बिग ब्रदर है, बड़ा अलाई है, उसके ऊपर दबाव बनाना कि भाई देखो हम हैं, हमारी न्यूसेंस वैल्यू है। तो ये जो न्यूसेंस वैल्यू है उसके जरिए अपने लिए कुछ ज्यादा सीटें, क्योंकि सबको पता है छोटी पार्टियां हैं तो उनका मतलब जो कहें कि संपन्नता का समय यही होता है, चुनाव आता है, टिकट बढ़ते हैं, सब बढ़िया से सब कुछ चलता है, तो उसकी ये तैयारी भर दिखती है। बाकी मुझे लगता है कि न तो हत्याएं होनी चाहिए, न एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन दोनों हो रहा है, वो कैसे रुके इसकी चिंता हो। लेकिन संपन्न तो परिवार के लोग ही होते हैं इन छोटी पार्टी में, कोई उनका पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता। आप देखो राजभर अगर बात करोगे तो राजभर खुद साहब मंत्री है, बेटे को विधायक बनाना है, संजय निषाद खुद मंत्री है, बेटे के लिए भी उनको मंत्री बनना है, फिर अनुप्रिया पटेल आ जाएंगी, उनके पति आशीष पटेल अभी योगी सरकार में मंत्री है, खुद कैबिनेट मोदी सरकार में राज्य मंत्री है। तो इस तरीके से जो जाति की राजनीति करते हैं, जब योगी बात करते हैं कि भाई हमें हिंदुत्व की बात करना है, जाति में नहीं बटना है, बटेंगे तो कटेंगे, हमें एक रहना है, तब इस तरीके से जाति की राजनीति करने वाले लोग चुनाव के पहले अपनी जाति को संदेश देने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं कि हम भी आपके सहयोगी हैं, हमें भूल मत जाना। जब टिकट बटेगा, जब पद बटेंगे, और चुनाव आ रहा है तो अभी बार्गेनिंग का समय है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके जाति के वोट को ध्यान में रखते हुए उन्हें महत्व देगी। तो अभी वो अपनी राजनीति चमकाने में है, उन्हें अपनी जाति की चिंता ज्यादा है। एनकाउंटर में कौन मरा उसके आड़ में वो राजनीति कर रहा है और उनको लगता है पॉलिटिक्स जो हर चुनाव से पहले ये नेता करते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है और साथ ही साथ अपने वोट बैंक को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छा होता है इस वोट बैंक के साथ खड़े हो जाते हैं, जो लाठियां चल रही हैं यहाँ पहुंच जाते संजय निषाद और पहले इस्तीफा दे देते, तो शायद उनकी बात थोड़ी समझ में भी आती कि वो अपनी सरकार से इतना नाराज है। खैर यूपी में तो एनकाउंटर पर लगातार सियासत हो ही रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी अब चर्चाएं हो रही हैं। 8 जून यानी सोमवार को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक है। कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं को फोन जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन सवाल है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा। ममता का आना तय है, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, उद्धव को भी बुलाया गया है, लेकिन इस बार डीएमके मीटिंग में शामिल नहीं होने वाली है। कांग्रेस के टीवीके के साथ गठबंधन से डीएमके नाराज है, वहीं आम आदमी पार्टी का भी स्टैंड अब तक क्लियर नहीं है। उद्धव की पार्टी के सांसद संजय राउत को अब इंडिया अलायंस में विजय की टीवीके नए साथी के तौर पर दिख रही है। देखिए, जब चुनाव हुआ, तमिलनाडु के नतीजे आ गए, उसके बाद वहाँ जो परिवर्तन हो गया और कांग्रेस जिस तरह से टीवीके के साथ सत्ता में शामिल हो गई, उसी दिन डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से अपना नाता तोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे, लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया मित्र मिला है टीवीके के रूप से, विजय जो मुख्यमंत्री है थलपति उनके रूप से, तो उनके बारे में चर्चा होगी। तो क्या आप डीएमके के बदले टीवीके को इंडिया अलायंस में शामिल करने की बात कर रहे हैं संजय राउत? क्योंकि डीएमके तो इस वक्त साफ तौर पर नाराज है, स्टालिन की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है और कांग्रेस को भी यही डर है कि कहीं डीएमके एनडीए के साथ ना चली जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का कहना है कि डीएमके हमारी भरोसेमंद पार्टनर रही है और इंडिया अलायंस सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। डीएमके ने इंडिया अलायंस के पार्टनर होने के नाते हमेशा समर्थन किया है और एक डिपेंडेबल अलाई थे। अब ठीक है, जो ये घटनाएं हुई हैं तमिलनाडु के इलेक्शन के बाद, उनके इसमें नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन बात इतनी है कि बुनियादी तौर पर डीएमके आरएसएस बीजेपी के साथ कभी जा नहीं सकती, क्योंकि उनके मौलिक विचारधारा में अंतर है। तो इसलिए ये कोई कांग्रेस की पार्टी नहीं है इंडिया। वी आर ए पार्टनर्स इन द अलायंस। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 जून को जो बैठक होने जा रही है उसमें कौन आता है और कौन नहीं आता है। विजय जी,
नहीं, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि डीएमके कांग्रेस की भरोसेमंद पार्टनर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस डीएमके की भरोसेमंद पार्टनर रही तमिलनाडु में? वो भी तो कह रहे हैं ना कि ये सवाल भी तो नाराजगी है, ये सवाल तो इम्पोर्टेंट नहीं। क्या कांग्रेस भरोसेमंद पार्टनर के तौर पे बिहेव किया तमिलनाडु में? नहीं। उनको तो बताए बिना वो सरकार में ऐसा शामिल हुए कि अब इसके भूतों ने भविष्य तो फिर कभी कोई सरकार मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और दिग्विजय सिंह जी को बताना चाहिए था एक कारण, उन्होंने आरएसएस बीजेपी बताया एक कारण, लेकिन एक कारण बताना चाहिए था कि इंडिया ब्लॉक में क्यों रहना चाहिए डीएमके को। क्यों भाई, कोई गठबंधन बनता है तो पर्सनल इंटरेस्ट के वो बात होती है कि सब म्यूचुअल एक वो होता है। तो क्या दिग्विजय सिंह जी एक कारण बता सकते हैं कि डीएमके को क्यों रहना चाहिए उनके साथ, और क्यों वो निकल कर गए हैं? ये स्पेस किसने बनाई? मैं बार बार इस बात पर कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने ये स्पेस दी डीएमके को, है ना, और वो समझ ही नहीं पाए कि 6 एमएलए से सरकार बनाना या 22 एमपी की पार्टी को साथ रखना क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब वो जो तय किया वो करेंगे, अब डीएमके तय करेगी। चल रहा है बातचीत की वो इशू बेस्ड सपोर्ट वहां और पर रही करेंगे। सही कसर तो संजय राउत पूरी कर रहे हैं ना, वो तो टीवीके को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है टीवीके तो एक नेचुरली शामिल है ही है। जब आपका अलायंस वहां पे है टीवीके के साथ कांग्रेस का, तो टीवीके तो आपका नया एलाई हो गया इंडिया गठबंधन में। फिर डीएमके स्वाभाविक फिर नाराज होगी। लेकिन रणनीतिक समझदारी ये कि है, उसका तगाजा अभी भी यही है कि अगर केरल में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों साथ हो सकते हैं एनडीए में इंडिया में, तो तमिलनाडु में इनको डीएमके को भरोसे में लेकर के टीवीके से बात करनी चाहिए थी, उसकी सरकार ज्वाइन करनी चाहिए थी। और डीएमके का साथ रहना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी के लिए भी। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि डीएमके और आरजेडी कांग्रेस के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सहयोगी ये रहे। और एक और बात है, जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नेशनल लेवल पर लोकसभा चुनावों में उनका अलायंस होगा। तो टीवीके का क्या नेशनल अलायंस मतलब क्या है, अभी जगह क्या है, वजूद क्या है नेशनल पॉलिटिक्स में? देखिए, इसमें अगर इसको देखें तो एक तो ये जो विजय जी ने सवाल किया, सीधे सीधे कांग्रेस ने इसको, हालांकि राजनीति में कुछ धोखा वोखा नहीं होता है, धोखा नहीं कह रहा हूं सर, लेकिन ये धोखे जैसा ही है कि आप जिस पार्टी के साथ लड़े हैं अचानक उसको छोड़कर चले जाए। दूसरा, क्या ये बहुत आइडियल नहीं होता कि राहुल गांधी कहते कि हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, रोकना चाहते हैं, इसलिए हम रोकना चाहते हैं, लेकिन हम डीएमके के साथ रहेंगे, हम आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद वो डीएमके के साथ, लेकिन डीएमके को जिस तरह से एक तरह से अपमानित किया उन्होंने, जिस तरह से स्टालिन को, और उस वक्त डीएमके के सारे लोगों का बयान देखिए, कॉन्फिडेंस मिली आप उसको, तो पॉलिटिकली तो वो भी जवाब देंगे ना। और ये कोई नई बात थोड़ी ना है कि राजनीति आप जैसी भी करें लेकिन नेशनल इश्यूज पर आप पॉलिटिक्स करते हैं। और अगर अमित शाह ये भरोसा दे रहे हैं, जो वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से ज्यादा, यानी रेशियो में ज्यादा अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो आपको ज्यादा मिलेगा दक्षिण को, तो ये तो स्टालिन वहां खड़े रहेंगे, उसके खिलाफ क्यों खड़े होंगे भला? और टीवीके का जो पहला शुरू होगा, वो जो पहला द्विवार्षिक चुनाव आएंगे जो राज्यसभा वाले, वहां से शुरू होगा। तो अभी तो इनके बहुत समय है, ठीक है, इनकी बड़ी अच्छी मेजॉरिटी हुई तो राज्यसभा मिलनी शुरू होगी, लेकिन जब तक मिलेगी तब तक मिलेगी, अभी तो ये तुरंत यही काम आएंगे। तो मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर और नेशनल पैन इंडिया के लिहाज से पॉलिटिकली राहुल गांधी ने बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत खराब निर्णय लिया। अब तो 8 जून को पता चलेगा डीएमके को मनाने में ये लोग कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, राजकुमार जी और समीर जी आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।